वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि कैन कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। बेसिकली ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग करते समय या ऑटोमोबाइल वाहनों में जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के बीच में होता है उसी के एक नए रूपांतरण को हम कैन कम्युनिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस ट्रेनिंग पीरियड में हम समझेंगे कि कैन कम्युनिकेशन है क्या। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए कृपया बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। MMV टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यानी मोटर मैकेनिक कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे जो आपको कोर्स में हेल्प करेंगे। कम्युनिकेशन विद कंट्रोल यूनिट्स, कैन कम्युनिकेशन सिस्टम, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कैन सिस्टम, इंस्पेक्शन ऑफ कैन सर्किट डायग्राम। तो ये मेन कंटेंट हैं हमारे जिस पे हम फोकस करें। इंस्पेक्शन ऑफ कैन सर्किट डायग्राम। अब कैन सर्किट डायग्राम को समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है वो ये है कि हम ये समझ लें कि सर्किट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे डायग्नोस्ट किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला है ओपन सर्किट, जिसमें अगर ये वायर हट जाए तो ये कंपोनेंट काम नहीं करेगा। एंड द क्लोज सर्किट, जो क्लोज सर्किट होगा तो ये आपका बल्ब जो है वो जल रहा होगा। अगर हम बात करें शॉर्ट सर्किट विद हाई वोल्टेज, तो पहले 5 वोल्ट मिल रही थी, बल्ब जल रहा था। अब किसी रीज़न से 12 वोल्ट की वायर आके इससे जुड़ गई तो क्या होगा, बल्ब तो जलता रहेगा लेकिन अब इसकी रोशनी पहले से तेज हो जाएगी। ईच अदर शॉर्ट, यदि वायर एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो जाती हैं तो क्या होगा। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये दोनों वायर शॉर्ट हुई हैं तो ये बल्ब बिल्कुल भी नहीं जलेगा। शॉर्ट सर्किट विद ग्राउंड, अब अगर ये वायर जा करके बॉडी से डायरेक्टली ग्राउंड हो रहा है जो कि होना यहाँ पर चाहिए था, तो उस केस में ये बल्ब जलेगा लेकिन इसकी रोशनी निर्धारित नहीं होगी। वो डिपेंड करेगा कि ग्राउंड किस प्रकार से और कितना स्ट्रांग हो रहा है। तो ये सर्किट डायग्नोस्ट हमें आना चाहिए। इसके बाद हम आगे टॉपिक में बढ़ रहे हैं। नॉर्मली वर्किंग, जब हमारा कैन कम्युनिकेशन सिस्टम नॉर्मली वर्क करता है तो यहाँ ECM के अंदर 120 ओम्स होते हैं और क्लस्टर मीटर में भी 120 ओम्स होते हैं। और ये हमारे मॉड्यूल्स हो गए। हाई कैन और लो कैन वेवफॉर्म जो होती है वो कहाँ से बनती है, 1.5 और 2.5 वोल्ट से। 2.5 वोल्ट के अबव अगर ग्राफ बन रहा है तो उसका मतलब वो हाई कैन का है, और अगर 2.5 वोल्ट से बिलो बन रहा है ग्राफ तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो कैन बोलेंगे। तो यहाँ पर हाई कैन 2.5 टू 3.5 वोल्ट होता है, लो कैन 1.5 टू 2.5 वोल्ट होता है। इफ वी चेक बाय मल्टीमीटर देन शोविंग 40 टू 65 रेजिस्टेंस, यानी अगर हम यहाँ ध्यान दें सर्किट की तरफ, ये जो रेजिस्टेंस इसमें एक यहाँ और यहाँ लगी है, ये लगी हुई है पैरेलल्स में, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है कितना है, 60 ओम्स। तो विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर इफ़ वी आर चेकिंग ऑन दैट पॉइंट, या फिर हम इस जगह पर चेक करें या फिर DLC कपलर्स पे चेक करें तो हमें कितना मिलेगा, हाई कैन और लो कैन के बीच में अगर सारा सिस्टम बिल्कुल नॉर्मली वर्क कर रहा है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तो 60 ओम देखने को मिल सकता है। इफ़ शोविंग एरर, अगर कुछ अलग शो कर रहा है यानी 120 ओम यदि यहाँ शो करने लग जाए या 1 ओम शो करने लग जाए या इन्फिनिटी शो करने लग जाए तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। वो शो कर रहे हैं एरर्स के बारे में, वो बता रहे हैं कि इस सिस्टम में कोई ना कोई एरर या त्रुटि आ गई है। तो आइए इंस्पेक्शन प्रोसीजर को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले इस स्लाइड के बाद आगे बढ़ते हैं। इफ़ शोइंग एरर, अगर एरर शो कर रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एरर शो कर रहा है यहाँ पर 120 ओम इस तरीके से रखने पर। इफ़ शोइंग एरर 120 ओम देन रिमूव वन साइड रेजिस्टेंस एंड चेक द वैल्यू। मान लीजिए इधर का हमने कनेक्टिविटी हटा दिया और अब हम क्या कर रहे हैं,
कि दोबारा से यहाँ चेक कर रहे हैं और हमें कितना मिला 120 ओम। तो इसका मतलब क्या है, द वैल्यू इज शोइंग 120 ओम, देन रिमूव साइड यूनिट इज फॉल्टी। यानी मैंने इसको अलग किया था, इस वाले ECM वाले पॉइंट को यहाँ से अलग किया था और फिर मैंने चेक किया फिर भी 120 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो ठीक है, यानी खराबी इस वाली रेजिस्टेंस में है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जांच करने का। इफ शोइंग एरर इन्फिनिटिव, यानी कि सर्किट ओपन हो गया है, अगर यहाँ से ये ब्रेक कर जाए, यहाँ से ये ब्रेक कर जाए तो क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा और इन्फिनिटिव डेटा शो करेगा मल्टीमीटर के ऊपर। इफ शोइंग एरर 1 ओम, तो इसका अर्थ ये है कि चेक द बोथ वायर शॉर्टिंग, हो सकता है ये दोनों वायर ईच अदर आपस में ही शॉर्ट हो गई हो, तो उसकी वजह से ये एरर आ सकता है। और ये हम DLC कपलर के पास चेक कर सकते हैं हाई कैन और लो कैन की वायर में। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इंस्पेक्शन ऑफ ओपन एंड शॉर्ट टू द ग्राउंड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहली तस्वीर में तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो वायर है ये क्या हो गया है आपस में, यहाँ पर ओपन सर्किट क्रिएट हो गया। अगर ओपन सर्किट क्रिएट हो गया है तो क्या होगा, कैन लो एंड कैन हाई सर्किट इज ओपन, देन कैन हाई एंड कैन लो वोल्टेज इज 2.2 टू 2.8 वोल्ट। यानी अगर दोनों वायर्स अगर हमारी हट गई हैं, दोनों ही अगर ओपन सर्किट हो गया है, तो उस केस में जब भी हम इन दोनों का डेटा चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, तो दोनों की वोल्टेज लगभग सेम आ रही होगी। तो अब हमें करना क्या है इसको ठीक करने के लिए, रिमूव ऑल यूनिट, यानी ये रिमूव करना है ऑल यूनिट्स को इससे, और वायर के रेजिस्टेंस की जांच करनी है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से इस जगह से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। तो हम इस प्रकार से ओपन सर्किट को ढूंढकर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ आप आइकॉन देख रहे होंगे इस वाली तस्वीर में, कि ये जो है वायर जो है यहाँ से बॉडी ग्राउंड हो गया है। तो इसको कैसे चेक करेंगे हम, रिमूव ऑल यूनिट एंड चेक वायर टू ग्राउंड एंड हाई कैन एंड लो कैन एट इग्निशन ऑफ। रिमूव कीजिए सभी कनेक्टर्स को और चेक कीजिए जो है ग्राउंड को, कब, जब आपने इग्निशन बंद कर रखा। इग्निशन बंद पोजीशन में हमें जांच करनी है कि वो ग्राउंड तो नहीं है, यानी कंटिन्यूटी के थ्रू हम इसकी जांच करेंगे। और जब कंटिन्यूटी से हम जांच करते हैं तो उस सर्किट के अंदर उस समय पर करंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आइए स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और कुछ और डायग्नोस्ट प्रोसेस को समझने का प्रयास करें। इंस्पेक्शन ऑफ शॉर्ट विद सप्लाई और ईच अदर, यानी आपस में यदि शॉर्ट हो जाए। चलिए आइए इसको सबसे पहले समझते हैं। यदि किसी रीजन से कोई वायर 12 वोल्ट के वायर से शॉर्ट हो गया, जुड़ गया, तो हम कैसे डायग्नोस्ट करें। रिमूव ऑल यूनिट एंड चेक वोल्टेज इन हाई कैन एंड लो कैन। आप सभी यूनिट की वायर को निकाल दीजिए, सभी मॉड्यूल्स की वायर को निकाल दीजिए और चेक कीजिए कि उस सर्किट के अंदर कितना करंट आ रहा है। कब चेक करना है, एट द इग्निशन ऑन, क्योंकि हम वोल्टेज की जांच कर रहे हैं तो हमें इग्निशन ऑन रख के चेक करना है कि किस वायर के अंदर जो है 12 वोल्ट आ रही है। फिर हम उसे डायग्नोस्ट करेंगे। इसके बाद अगर ईच अदर, यदि आपस में ही शॉर्ट हो जाए तो क्या होगा, ये भी समझ लेते हैं। यदि टर्मिनल्स आपस में ही शॉर्ट हैं, इसके हाई कैन और लो कैन जो है वो एक दूसरे से ही अगर शॉर्ट हो गया, तो उस केस में हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा। तो चेक द DLC टर्मिनल, सॉरी चेक द DLC टर्मिनल कैन लो एंड कैन हाई। वहाँ पर DLC जो कनेक्टर है वहाँ पर हम जांच करेंगे। यदि वहाँ पर 1 ओम आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो वायर है वो आपस में ईच अदर शॉर्ट हो गया है। तो ये भी एक तरीका है जांच करने का। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर 120 ओम और यहाँ पर 120 ओम होता है, तो यदि इसकी जांच करनी है रेजिस्टेंस की तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या रहेगा, 120 ओम रेजिस्टेंस शोइंग एट इग्निशन ऑफ,
आप इग्निशन बंद कर दीजिए। और यदि आप यहाँ पे और इस जगह पर चेक कर रहे हो रेजिस्टेंस इतना आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, एक तरफ से कनेक्टर को हटाना है और फिर हमें चेक करना है। तो यदि 120 ओम आ रहा है तो जो हटाया गया कनेक्टर है जिस डिवाइस से, उसमें रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है वो ख़राब हो गया है। बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ लगा होता है, ECM के अंदर और इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर ही लगा हुआ होता है। आइए नोट्स कुछ हम समझने की कोशिश करें। जब भी कोई कोड इसका आएगा तो आपको क्या डिजिट शो कर रहे होंगे, आपको क्या लिखा हुआ वहाँ पर मिलेगा। ज़्यादातर लिखा हुआ मिलेगा कैन ऑफ। जैसे ये कोड है आपका U2025। अब ये जो कोड है इसके बाद लिखा हुआ है कैन ऑफ। अब कैन ऑफ का मतलब क्या होता है, नो कम्युनिकेशन यूनिट, यानी जिस यूनिट के अंदर कैन कम्युनिकेशन लगाया गया, कैन कम्युनिकेशन सिस्टम यूनिट लगी हुई है, वो यूनिट उसके अंदर काम नहीं कर रही। जैसे मान लीजिए ABS के अंदर मैंने लगा दिया वो यूनिट, अब वो यूनिट जो है कोई भी डेटा ABS को नहीं दे पा रही। जो कैन के लिए जो मैंने यूनिट लगाया वो यूनिट को, ABS यूनिट को डेटा नहीं दे पा रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो कैन ऑफ लिखा हुआ आएगा। कैन टाइम आउट, ठीक है, कैन टाइम आउट, इसका अर्थ क्या है, कम्युनिकेशन नॉट प्रॉपर टाइम, यानी जो समय अवधि है उससे कहीं ज़्यादा समय का लग जाना, जिसके कारण डेटा में एरर आ जाए। जिस स्पीड से डेटा जाना चाहिए था उस स्पीड से ना जा करके स्लो गया, यानी बहुत देर से वो डाटा वहाँ पहुँचा, तो वो किस नाम से आएगा, U2022 या किसी भी पर्टिकुलर कोड के नाम से आ सकता है। और लिखा हुआ क्या होगा साथ में, कैन टाइम आउट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर समय पर नहीं हो पा रहा, तो आपको रेजिस्टेंस इत्यादि की जांच करनी पड़ सकती है। कम्युनिकेशन यानी कैन लॉस्ट। कैन लॉस्ट का मतलब क्या है, कोड के साथ यदि कैन लॉस्ट लिखा हुआ ना आपको नज़र आ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि नो कम्युनिकेशन विद यूनिट, यानी दो यूनिट हैं जिनको आपस में बातें करना है, आपस में डेटा ट्रांसमिट करना है, लेकिन वो एक दूसरे से बात करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए कोई भी रीज़न हो सकता है, वायर का टूटा होना, दबा होना, शॉर्ट होना, कोई भी एक पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है। तो उसके लिए उसकी जांच करें। जब हम इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डेटा है या ये जो DTC कोड आ रहा है हमारे स्कैनिंग टूल पे, जब हम डायग्नोस्ट करते हैं तो स्कैनिंग टूल पे जो DTC शो कर रही है वो कैन कम्युनिकेशन की है, ये कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इस U से। जितने भी आपके कोड U अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होंगे वो सभी क्या होंगे, कैन कम्युनिकेशन के ही होंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा कैन कम्युनिकेशन का जो मॉड्यूल है वो फिनिश होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूनिट कम्युनिकेशन। A, एमिशन कंट्रोल, B, मोर सेफ ड्राइव, C, इम्प्रूव फ्यूल इकोनॉमी, D, ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैन कम्युनिकेशन स्पीड इज, यानी कैन कम्युनिकेशन जो होता है सिस्टम, वो किस स्पीड से कार्य कर रहा है, वो किस गति से कार्य कर रहा है। A, 25 kbps से 1 mbps, B, 25 kbps से 10 mbps, C, 250 kbps से 10 mbps, या D, 2.5 kbps से 1 mbps। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल सही उत्तर का चयन किया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 बाइट इक्वल टू बिट डैश,
यानी एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो आंसर है इसमें ए 5, बी 18, सी 8.0, डी 0.8। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल सही उत्तर का चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैन कम्युनिकेशन वायर इज डैश शोइंग, यानी जब हम उस वायर को देखते हैं तो वो कैसे दिखती है? फर्स्ट यानी ए 12 वोल्ट होता है उसमें, बी कॉइल होती है गोल गोल, सी ट्विंस करके एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं, डी 0 वोल्ट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। नॉर्मली वर्किंग देन dt normally working then DLC can low and can high resistance is, यदि हमारा कैन कम्युनिकेशन सिस्टम सही प्रकार से नॉर्मली वर्क कर रहा है तो यदि हम DLC कनेक्टर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें कैन हाई और कैन लो में, तो वो कितनी होगी? आपके ऑप्शन है 120 ओम, बी 240 ओम, सी 60 ओम, डी 30 ओम। मैं उम्मीद करता हूं आपने बिल्कुल सही उत्तर का चयन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैन लो वोल्टेजेस, कैन लो का वोल्टेज कितना होता है? ए 2.5 वोल्ट टू 3.5 वोल्ट, बी 1.5 वोल्ट टू 2.5 वोल्ट, सी 3.5 वोल्ट टू 4.5 वोल्ट, डी 0.5 टू 1.5 वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बिल्कुल सही उत्तर का चयन किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाई कैन वोल्टेजेस, कैन हाई का वोल्टेज कितना होगा? ए 2.5 वोल्ट टू 3.5 वोल्ट, बी 1.5 वोल्ट टू 2.5 वोल्ट, सी 3.5 वोल्ट टू 4.5 वोल्ट, डी 0.5 वोल्ट टू 4.5 वोल्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही उत्तर का चयन किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैन सर्किट चेक बाय डैश, यानी कैन कम्युनिकेशन का जो सर्किट है उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? ए मल्टीमीटर, बी एम्पियर मीटर, सी टेम्परेचर गेज या डी आरपीएम गेज। मैं उम्मीद करता हूं आपने बिल्कुल सही उत्तर का चयन किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। DTC कोड ऑफ कैन कम्युनिकेशन स्टार्टिंग अल्फाबेट इज, यानी यदि कैन कम्युनिकेशन का कोई DTC कोड जनरेट होता है तो उसका स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या होगा? पहला P, दूसरा C, तीसरा U या चौथा B।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बिल्कुल सही उत्तर का चयन किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने अपने सभी क्वेश्चन को रिव्यू किया और हमने ये समझा कि हम कितना सीख पाए हैं। यदि आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो गए हैं तो आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। यदि आप ये प्रश्न के उत्तर अभी भी देने में सक्षम नहीं हैं तो एक बार पुनः दोबारा से इसको पढ़ें और दोबारा से समझने का प्रयास करें। इस टॉपिक में बताई गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मेरे को आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे अपने सुझाव दें। अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए मुझे टॉपिक सजेस्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में टॉपिक लिखकर भेज दीजिए। मैं शीघ्र ही उस पर एक नया वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।